तो इसका राज क्या है, आपको क्यों लगा स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजना उनके लिए लानी चाहिए? गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। अभिशाप है। और स्वास्थ्य प्रश्न के मूल में बाकी तो बीमारियां जो भी हों, पर ये गरीबी शायद सबसे बड़ा ईविल भी है। वो कौन सी सिचुएशन थी जो आपको पता चला कि इसको बीमा में जाना चाहिए? यदि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, लेडी है, रात का समय है, वर्षा का समय है, क्या कर दोगे? तो बोले उसको बोले ऐसे ले जाएंगे, और नहीं ले जा सके तो वो टेकड़ी देखते हैं, वहाँ गाड़ देते हैं। हर बीमारी को बीमा में जाना चाहिए, कोई भी हो। इस बीमा योजना में ये हार्ट डिसीज के लिए है, इसके लिए ऐसा नहीं था। एनी इलनेस आजकल हम लोग स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जो सोचते हैं, सालाना कुछ अमाउंट भरनी पड़ती है हमेशा, तो गरीब लोग उसको कैसे पे करेंगे? उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको सेवा मिलनी चाहिए, जो गरीब आदमी को ज़्यादा लगेगी। पर उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो उनकी शक्ति के अनुसार आना चाहिए। उनका मंजूर क्या देना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि 4 पाली जवारी देंगे एक परिवार के पीछे, 5 लोगों का परिवार, मजदूर परिवार का। क्या कीमत थी उसमें जवारी की? नमस्कार। विमर्श के आज के पॉडकास्ट में हम ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिनको सुन के, जिनके अनुभव आप सुनेंगे तो आपको लगेगा यही भगवान है, यही बात है जो हमारे संतों ने, ऋषियों ने, गांधी जी, विनोबा जी ने हमसे जो साझा किया था उसका एक रूप है। मैं बात करने जा रहा हूँ वर्धा सेवाग्राम के लोगों के लिए भगवान ठहरे हुए एक ऐसे डॉक्टर की, जिनका नाम है डॉक्टर उल्लास जाजू। ये नाम जब मैंने सुना पहली बार, तो उनके बारे में जब भी गूगल किया तब पहली बात सामने आई स्वास्थ्य बीमा योजना की, जो हम अक्सर सुना करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये प्रीमियम भरने वाला इंश्योरेंस नहीं है। तो ये इंश्योरेंस है, लोगों के स्वास्थ्य का एश्योरेंस है। ग्रामीण स्वास्थ्य के जीवन में जिसने क्रांति की है, ऐसे ये स्कीम है, और ऐसी स्कीम करने वाले ये डॉक्टर है उल्लास जाजू। आप अगर इनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर, भगवान हम जो मानते हैं, लेकिन उनके विचार जो होते हैं उन पे कैसे अमल होता है, वो ईश्वरी सेवा और लोग जो उनसे अपनी दुआएं करती है, उनके बीच के ये दूत है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर उल्लास जाजू, हमारे विमर्श में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्ते। आपकी किताब पढ़ी, आपके वीडियोस देखे, जितना भी हम शहर में रह के डॉक्टरों से मिले हुए हैं, कई हॉस्पिटल्स में गए हुए हैं, आपका बुक, आपकी वीडियोस और आपके बारे में सुन के ऐसा लगा कि इस दुनिया में शायद ही ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको ग्रामीण भारत से ज़्यादा लगाव है। जो मूल उद्देश्य है वैद्यकीय सेवा का, वो आप बहुत ही खूब निभा रहे हैं। तो आपने जो सेवाग्राम वर्धा में, महाराष्ट्र का सबसे पावन जिला माना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का पावन स्पर्श है यहाँ पे, वहाँ से आपने आपकी वैद्यकीय सेवा की शुरुआत की है। वो भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के नाते भी आपका ग्रामीण भारत में या ग्रामीण वर्धा में, वर्धा जिले के ग्रामीण भाग में काफ़ी लगाव रहा है। और उसमें डॉक्टर उल्लास जाजू, ये नाम जब हम सुनते हैं, जो आपके बारे में पढ़ते हैं, आपके बारे में बात होती है, तो स्वास्थ्य बीमा योजना जो आपने इस वर्धा ज़िले में गांव-गांव में चलाई है, और उसको आज 40 साल करीबन हुए रहेंगे, आज भी वो कायम है। तो इसका राज क्या है? आपको क्यों लगा कि गांव में
ऐसी सेहत की सेवा देनी चाहिए और स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजना उनके लिए लानी चाहिए। क्या चीज़ थी जो क्या आपको प्रेरित किया कि आपने ये सब शुरुआत की? मुझे याद आता है मैंने एमडी मेडिसिन नागपुर से किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और पारिवारिक और सामाजिक माहौल ऐसा मिला था जिसमें लगा था कि स्वास्थ्य सेवा का उपयोग गरीब से गरीब तबके तक पहुंचना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी है। ये सेवा कैसे पहुंचाएंगे ये कोई स्पष्ट नहीं था। तो मैं अलग अलग जगह घूमा जहाँ पे ये स्वास्थ्य सेवा के कुछ प्रयोग ग्रामीण विभाग में, आदिवासी विभागों में अलग अलग जगह हुए थे। उसमें से एक जगह थी प्रकाश आमटे की, मेरा मित्र ही था। हाँ। हेमल कसा में वहाँ पर हॉस्पिटल था, वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल भी थी। तो उसके पास जाकर रहा 2-3 दिन। वहाँ रहे आप? हाँ, 2-3 दिन के उस कालावधि में उनकी ओपीडी में बैठा था। तो ओपीडी में दूर दूर से आदिवासी विभाग के बीमार आया करते थे। तो एक माँ अपने छोटे बच्चे को कंधे पे लेकर ओपीडी में पहुंची। उस बच्चे के बाएं घुटने के अराउंड जल गया था। अच्छा। मिट्टी सनी थी, बच्चा नंगा था, कपड़े नहीं थे आंख पर। 30 किलोमीटर दूर से माँ पैदल पैदल आई थी। क्या 30 किलोमीटर? और वहाँ के डॉक्टर जो बैठे थे उनको उसने ये बताया। तो उससे पूछा कैसे हो गया? तो बोले ठंडी के समय था, बाहर सोए थे दोनों, पड़ोस में एक अंगीठी जला के रखी थी ठंडी के लिए। बच्चा अंगीठी की तरफ, माँ उसके पड़ोस में। रात की नींद में बच्चा करवट ले चुका था, गिर गया, और बाएं घुटने की जगह उस अग्नि पर पड़ी, जल गया। माँ इतने दूर से बच्चे को लेके आई थी स्वाभाविकता। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, ये जगह ऐसी है कि यहाँ यदि इन्फेक्शन हो गया तो कल जाके कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएंगे, पैर तिरछा हो जाएगा। तो उसने उसको साफ सफाई की, ड्रेसिंग किया, दवाइयाँ दी, एक पट्टा बैंडेज बांधा। हम उसको फिगर ऑफ 8 बैंडेज कहते हैं। कि एक गोल घुमा के ले जाते हैं ताकि वो घुटने से बैंडेज सरक न जाए। तो बड़ा बैंडेज बांधना पड़ा पैर की तरफ। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, तुमको वहाँ पर अनाज भी मिल जाएगा, रसोई पका सकती हो खुद, रोज बच्चे को लेकर आओ, ये दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ लो, और कोई दिक्कत हो तो खबर कर, पर इतना ध्यान रखना वापस वो जगह गंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो माँ बच्चे को लेके गई। दूसरे दिन वापस आई, बच्चा वापस कंधे पे था, आंख पर कपड़े तो थे ही नहीं, जख्म खुली थी, वापस मिट्टी में अच्छे से सनी हुई थी, बैंडेज नदारत था। तो डॉक्टर ने देखा, जरा सुर्खते आई चेहरे पर, और पूछा कि ये वापस गंदा कैसे हुआ? तुझे कहा था ना कि ये गंदा नहीं होना चाहिए, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। माँ चुप, बोली नहीं कुछ। अब डॉक्टर के थोड़े तेवर चढ़ गए। यहाँ कुछ खर्चा नहीं पड़ता, सारी सुविधा हो जाती है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है क्या? माँ के आंख में आंसू। नहीं कीमत है तो जा, फिर क्यों आती? थोड़ी देर देखी और फिर वो डांट खाकर मुड़कर लौट चली। अब मैं बैठे बैठे सुन रहा था, यह भरोसा नहीं हुआ कि माँ इस चीज को समझी नहीं और वो कर नहीं पाई, इसका कोई कारण कैसा होगा। तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे, अब वो गोंडी बोलते हैं, मराठी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, पर तो मराठी में थोड़ा सा उससे पूछ सका। मैं बार बार पूछ रहा था
कि डॉक्टर ने जो कहा वो तेरे को समझा था ना, तो तूने क्यों नहीं किया, ये क्या कारण है। 2-3 बार पूछने पे बहुत मुश्किल से उसने नज़रों में नज़रें गाड़ी और उसने जो कहा वो मराठी में बोल रहा हूँ, एवढं मोठं बँडेज बांधलं डॉक्टर साहब, छान फाड़ून त्याच्या 2 लंगोट्या केल्या। यानी इतना बड़ा अच्छा बैंडेज बांध दिया था, उसको फाड़ के मैंने लंगोट बना दिया, मेरे बच्चे को पहनने को कच्चा। कपड़े भी नहीं थे। पहली बार इसका एहसास हुआ कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है और स्वास्थ्य प्रश्न के मूल में बाकी तो बीमारियां जो भी हों, पर ये गरीबी शायद सबसे बड़ा ईविल भी है। इसका दर्शन पहले हुआ नहीं था, अंदाज था, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि हम जो सीखे हैं इसका उपयोग यदि ऐसे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर अपना पर्पस ऑफ लाइफ क्या। तो इनके लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंचनी चाहिए, ये भावना उसमें से प्रकट हुई। अब MD मेडिसिन पढ़ा था तो उस हिसाब से काफ़ी उच्च डिग्री थी उस समय के, यहाँ से 45 साल पहले की बात है। इसी बीच में एक दूसरा प्रसंग था कि हमारे कुछ मित्र लोगों ने एक शिविर किया था होशंगाबाद के पास में, एक बनखेड़ी नाम का गांव। हमारे एक मित्र हैं अनिल सदगोपाल, जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में देहातों में काफ़ी अच्छा साइंस एजुकेशन के लिए काम किए हैं। उन्होंने एक 3 दिन का शिविर एक गांव में किया था बनखेड़ी में। हम सब लोगों को 10-12 लोग थे, सबको उन्होंने एक परिवार में रहने के लिए कहा 3 दिन के। परिस्थिति देखिए, समझिए, फिर आके बाद में बात करेंगे। तो मुझे एक मजदूर परिवार मिला, पति पत्नी और 2 बच्चे छोटे। रोज खेती पे मजदूरी के लिए जाते हैं तो खा सकते थे, ये परिस्थिति। तो उस दिन हम शाम को गए, मेहमान आया घर, डॉक्टर है, तो उन्होंने मेरे को सोने के लिए वो पुलाव लगाते हैं ना, पुलाव करके गादी जैसी बना दी और मुझे वह जगह दी और खुद तो अंदर जो एक छोटा कमरा था उसमें ज़मीन पे सो गए। अब मैं कभी पुलाव पे लेटने गया तो पीछे से पुलाव चुभता था। तो नींद नहीं आई और वो डाराडूर बढ़िया सो रहे थे। दिन भर के काम किए हुए, थके हुए थे। जैसे तैसे रात निकली तो ये कल्पना है कि मच्छर भी काटते रहेंगे। हाँ, मच्छर भी काटते थे ऑब्वियसली वहाँ पर। तो ये कल्पना है कि ये आदमी इतने शांति से सो सकते हैं और मैं एक दिन नहीं, एक रात नहीं निकाल सकता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में मैं होता तो क्या करता। तो कहीं ना कहीं उस जीवन की इन वेदनाओं का परिचय होता नहीं, तब तक उन लोगों के प्रश्नों को समझना कठिन है। दूसरे दिन मेरी परीक्षा का था। छोटा बच्चा वो गर्म पानी नहाने के लिए किया था, घंटी में रखकर हाथ पर पानी, गर्म पानी पड़ गया और ये भाग जल गया। तो डॉक्टर आया हुआ घर पे, तो माँ ने बड़ी आशा से देखा। अब ये इस नाई के पास तो न वस्त्र था न कुछ था। तो मैंने पूछा कि इसको तो ड्रेसिंग अच्छा करना पड़ेगा, वापस बड़ा एरिया है, यहाँ मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। तो यहाँ से PSC कितने दूर है? तो वहाँ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुछ 7-8 किलोमीटर था। तो मैंने कहा चलते हैं वहाँ।
फिर वहाँ के वो डॉक्टर की मदद से और वहाँ के साधनों की मदद से इसकी वो दवाइयाँ भी ले आएंगे और ये भी कर लेंगे, नहीं तो ये कल जाकर वापस कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएंगे। तो उसके पिता और उस बच्चे के साथ हम पीएससी की तरफ निकले। बीच में नदी नाले जो भी आते हुए खेतों के रास्ते में कीचड़ और वो सब चीज़। वहाँ पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर नदारद, दवाइयाँ भी नहीं, वैसे ही आए वापस। अच्छा, डॉक्टर भी नहीं, दवाई भी नहीं, वैसे ही वापस आए। नाम के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सुविधाएं नहीं। दिन बीत गया, माँ ने देखा कि वैसे के वैसे ही बुद्धू वापस आए तो खींच उठी। वो अपने पड़ोस की एक बूढ़ी माँ के पास में गई, उसे सलाह दी। इसने उस जख्म को थोड़ा कुनकुना पानी करके ठंडा करके साफ पूछा, धोया। बकरी थी, बकरी का दूध निकाला, उस पर की मलाई ली और मलाई को उसके ऊपर लगा दिया मलम करके। एक झाड़ का बड़ा सा मुलायम पत्ता उठाया, उस पर लगाकर अपने साड़ी के इसमें से एक पट्टी बांध कर फाड़ कर उसको बांध दिया और बढ़िया ड्रेसिंग हो गया। पहली बार मुझे लगा कि मैं उनकी इन स्वास्थ्य समस्याओं को छुड़वाने के मैं नालायक हूँ। मुझे सारा साधन सामग्री चाहिए तो ही मैं काम कर सकता हूँ, अन्यथा उसके सिवा मैं काम नहीं कर सकता। और मुझे वहाँ पर क्या किया जा सकता है इसकी अकल ही नहीं है। इतने सालों से लोगों ने अपनी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं गांव के गांव में बैठाई हैं, उसका मुझे कोई अंदाज नहीं। मैं उनके लिए परदेशी हूँ। तो कहीं ना कहीं एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन, एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर के बारे में तो मैं शून्य हूँ, मुझे सीखने की जरूरत है। तीसरा दिन आ गया, घर जाने का उनका कष्टप्रद जीवन तो देखा ही था। तीसरा दिन आ गया, अब मेहमान वापस जाएगा। इसके बाद इस परिस्थिति की हम चर्चा करने वाले थे, वो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के साथ हेल्थ कैसे जुड़ता है देखने के लिए। तो मीठा खिलाते हैं, मेहमान जा रहा है तो उन्होंने मेरे लिए खीर बनाई। फिर से बकरी का दूध निकाला, वही उन्होंने, मेरे को तो आता नहीं था कुछ, तो इतनी सी खीर बनी, केवल मेहमान को परोसी गई। मैंने खीर मुंह में डाली और उसमें कंकड़ी कर करके बच गई। तो चौंका और फिर अब चेहरे पे कोई भाव नहीं आने दिए, चुपचाप उसको बिना दांत लगाए गिटक गया कि उन्होंने इतने प्रेम से जो उनके घर में नहीं है उसमें से इधर उधर से ला कर मेरे दिया है, अब उसमें कंकड़ी आ गई, इसीलिए उनका प्रेम तो कम नहीं हुआ। तो मैंने उसके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं दिखानी चाहिए कि जो उनको हर्ट कर जाए। तो एक लेसन तो उसमें से मिला कि यदि आपको उनकी सेवा करनी है तो उनके जैसा रह के देखिए। पर यह कि मैं उनके काम का नहीं हूँ और मुझे काम का बनना हो तो उस हिसाब से मेरा शिक्षण बहुत बाकी है और वो जीवन शिक्षण है, वो किताब में मिलने वाला नहीं है। एक जरूर हुआ कि उस पहले उस बच्चे की वेदना जो देखी थी, जो बच्चा जल गया था उसके और इनके घर की परिस्थिति देख के ये जरूर महसूस हुआ कि इनके प्रति कुछ न कुछ करने का अपना दायित्व बनता है। अतः फिर ग्रामीण विभाग को उपयोग में लाएं। मतलब आपके दिमाग में जो आपकी वैद्यकीय शिक्षा थी उसको दिल ने आवाज़ दे दिया। बिल्कुल जी। हाँ। मेरी वैद्यकीय शिक्षा का उपयोग काहे के लिए? डॉक्टर भूखा तो मरता नहीं, तो भूखा तो नहीं मरूंगा, पर फिर मेरा दूसरों को उपयोग क्या? मैं क्या ऑटोमोटॉन्स की जिंदगी जीने वाला हूँ या मेरा कोई उपयोग ऐसे? और मेरा समाज यह समता मूलक तो है नहीं। तो ये जो
उसमें दोष है, इसको पाट कर कम से कम मेरे पास जो एक्सपर्टाइज है उसका उपयोग उनके लिए कर सकूं, ऐसी कोई व्यवस्था बैठाने में मेरी शक्ति लगनी चाहिए। ये चीज़ उस दिन स्पष्ट हुई और इसीलिए फिर ग्रामीण विभाग में काम करने का सोचा और सेवाग्राम में रूरल एरिया के लिए एक अच्छा बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खड़ा हुआ था। हाँ, डॉक्टर सुशीला नायर ने उसको शुरुआत की थी। डॉक्टर सुशीला नायर। और डॉक्टर सुशीला नायर ये विचार रखने वाली थी। हाँ, हाँ, जानती थी हमारे परिवार को भी। उसने कहा था मेरे पास, तो मैं मेडिकल कॉलेज सेवाग्राम में एक लेक्चरर के नाते मेडिसिन विभाग में ज्वाइन हुआ और उस हॉस्पिटल का उपयोग गरीब आदमी के लिए होना चाहिए, इच्छा उसकी भी थी। उस दृष्टि से मैं क्या कर सकता हूँ इसके प्रयोग के लिए, वो बहुत अच्छी जगह थी। सुशील नायर का साथ था, अद्ययावत मेडिकल कॉलेज था, विद्यार्थी सीखने के लिए थे, तो उनका भी एजुकेशन उसके साथ हो सकेगा और मेरी शिक्षा तो उसमें होगी ही। जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा वैसे वैसे बहुत अप्रोप्रिएट एजुकेशन वो अपने आप होगा। ऐसे इस माहौल में और मेरा पेट पानी तो मेडिकल कॉलेज के पगार से अपने आप होता ही था, तो मैं सुरक्षित भी था, सपोर्ट सिस्टम भी थी। तो फिर कुछ ऐसा नया खड़ा करें, ऐसे विचार है और उसमें से ये स्वास्थ्य बीमा योजना उभरी। क्योंकि आजकल हम लोग स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जो सोचते हैं, सालाना कुछ अमाउंट भरनी पड़ती है हमेशा, आप बीमार पड़े या ना पड़े, और वो बढ़ती जाती है। ऐसे कुछ स्वास्थ्य बीमा योजना है तो गरीब लोग उसको कैसे पे करेंगे? क्या है वो स्वास्थ्य बीमा योजना और आपके दिमाग में वो कैसे आई? आपके दिमाग में जो है वो स्वास्थ्य बीमा जो बाजार में अवेलेबल है। हाँ, बाजार की स्वास्थ्य बीमा ये फाइनेंशियली सेल्फ सपोर्टिंग होती है, वो रिस्क कवर करती है। गरीब आदमी उसमें नहीं जाता, जा भी कैसा पाएगा? जा नहीं पाता, कारण उतना इंश्योरेंस का अमाउंट दे नहीं पाता, प्रीमियम दे नहीं पाता। तो धनवान आदमी जाता है और वो खर्चा शेयरिंग होता है। अब मुझे तो गरीब आदमी तक पहुंचना था, तो मुझे तो इस तरह की स्कीम बनानी होगी जो कि गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। सही में। तो जो स्कीम बनी बाद में वो उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, पर वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं बनी, सेल्फ सपोर्टिंग फाइनेंशियल। वो हमारे तरफ से लोगों को दिया हुआ हेल्थ एश्योरेंस था। वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस है। उनकी स्वास्थ्य की जरूरतों में हम सहयोगी सिद्ध होंगे, ये भावना उसमें थी। फाइनेंशियली वो सेल्फ सपोर्टिंग हो नहीं सकती इसका अंदाज था, जिसका अनुभव बाद में आया। तो हमने प्रयोग से शुरुआत की। एक आपको ये भी बता दूं कि मेरे परिवार ये सर्वोदय के विचारों से अनुकूल रहा है। मेरे दादाजी गांधी जी के समय से रचनात्मक कार्यक्रम में चरखा संघ का देश भर का कार्यक्रम उन्होंने देखा है। आज जिनकी तस्वीर यहाँ जी रखी हुई इनका जो है, तो क्या नाम था दादाजी का? श्री कृष्ण दास जी जाजू। अच्छा। ये चरखा संघ के प्रधानमंत्री रहे। हाँ। और उन्होंने सारा इस बहुत बड़े लॉयर थे। अच्छा, वो लॉयर थे? बहुत कमाते थे। अच्छा। तो जहाँ नैतिकता नहीं टिक सकती ऐसा काम नहीं करना करके उन्होंने इतनी अच्छी चलने वाली वकालत की नौकरी छोड़ दी, वकालत का काम छोड़ दिया। और उस समय गांधी की आंधी थी, गांधी की आंधी में लग गए। फिर बाद में कमाने के लिए नहीं किया, कुछ पैसा इकट्ठा किया कि 20,000 रुपये जमा करूंगा, इसके ब्याज में से परिवार का खर्चा चले जाएगा। अगले 2-4 महीने में परिवार में ऐसी दिक्कत आई कि वो पैसा साफ हो गया, और फिर जैसा रहेंगे वैसे उसमें रहेंगे जिंदगी में, सादगी के साथ में, कम से कम खर्चे में, मितव्ययता पर सत्यप्रियता के साथ में। अच्छा। तो सत्यप्रियता के साथ में जीवन कैसे है उसका भी प्रयोग, सामाजिक अपनी जिम्मेदारी है, इसीलिए उसके साथ में गांधी की आंधी में शरीक होना। तो स्वाभाविक था, घर का माहौल उस तरह का था। तो ये विचार तो मन में था कि अपना ये जो है जो अनुभव है, शिक्षा, हमने जो एक्सपर्टाइज पाया, इसका उपयोग समाज के लिए जाना चाहिए। और अंत्योदय की संकल्पना थी। सर्वोदय में शुरुआत अंत्योदय से होती है, पर सर्वोदय की परिधि में अंत्योदय। यहाँ पे ट्रेड यूनिज्म नहीं है, यहाँ पे संघर्ष नहीं है परस्पर में, इसमें समन्वय है। प्रायोरिटी अंत्योदय की है,
पर भूमिका सर्वोदय की है। भूमिका सर्वोदय की। तो उस तरह के विचार इसके साथ में आए थे, तो उसमें ये काम शुरू करें। यहाँ पे तुम जैसा करना चाहिए वैसे था। तो ये नौकरी का भाग नहीं था, ये स्वेच्छा से की हुई चीज़ थी। तो हमारे ऐसे मित्रों का सोशली कमिटेड जो कुछ समझते थे, ऐसे मित्र मंडली थी, सर्वोदय विचार के जो 3 अलग अलग संस्थाएं नहीं कहेंगे, मित्र मंडल थे। शालेय शिक्षण के समय में वो किशोर शांति दल कहलाया। हाँ। बाद में कॉलेज एजुकेशन में जिसे हम प्रवेश किए वो तरुण शांति सेना कहलाया। हाँ। और उसके बाद में जेपी मूवमेंट आई, तो वो संघर्ष के इसमें जयपाल के नाम में साथ में वो संघर्ष वाहिनी में परिवर्तित हुआ। इसमें से एक वैचारिक प्रतिष्ठान बना। तो एक तरह से वो हमारा जीवन शिक्षण था, समाज शिक्षण भी था। यानी गरीब, दलित, वंचित लोगों से आप अच्छे खासे एकरूप होने का मौका था ना। तो वो उसमें से भी ये विचार बना था कि हमको इन लोगों के लिए काम करना है अपने एक्सपर्टाइज का। तो फिर बाकी इसका जो हमने सपने देखे थे दुनिया बदलने के, उसका क्या होगा? तो वो देखकर काफ़ी निराशा आई और फिर ये बना कि हम में से कौन ऐसा है जो स्वाश्रयी हो सकता है। स्वाश्रयी। तो हम डॉक्टर थे, भूखे तो नहीं मरने वाले थे। हाँ। बात पक्की थी। विचार हो तो जाने का साधन था। तो उसमें से मेडिको फ्रेंड सर्कल का जन्म हुआ। मेडिको फ्रेंड सर्कल। ये डॉक्टर ही थे ऐसा नहीं, ये ऐसे भी थे जो मेडिकल सोशल वर्कर थे, ये ऐसे भी थे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे समझते थे कि समाज परिवर्तन समग्रता में सोचना होगा, इसलिए हर आदमी को अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से उसमें शामिल होना पड़ेगा। पर इस सोच की, समग्र सोच को खड़ा करने के लिए मेडिकल सर्कल बना, जिसका फोकस था स्वास्थ्य प्रश्न और उसके सामाजिक आयामों को जोड़ने का। तो ये वैचारिक प्रश्न का माध्यम बना। तो जो लोग अपने अलग अलग जगह थे, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में था, विद्यार्थियों के साथ संबंध आता था, तो वहाँ पे हमारे मेडिकल फ्रेंड सर्कल के इन विद्यार्थियों के ग्रुप्स बने, इनका अभ्यास वर्ग चले। 4 दीवारी में अभ्यास वर्ग होते थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ को समझते थे। फिर गप्पे खूब हो गई, तो हमने कहा चलो करके देखेंगे, एक छोटा सा एरिया लें और वहाँ पे हम इस तरह की सिस्टम खड़ी करें, जो कि विचार था प्रयोग करके। तो हम लोग अलग अलग ग्रुप में बटे, एक आस पड़ोस के गांव में गए, वर्षा के दिन थे, मिट्टी गीली थी, काली मिट्टी है यहाँ पर। साइकिलों से गए, एक 10-12 किलोमीटर पे था, एक 4-5 किलोमीटर पे था, एक 7-8 किलोमीटर में गांव था। वर्षा हुई थी, जहाँ तक गिट्टी का रास्ता था वहाँ तक साइकिल तो चल गई, तो मिट्टी में फंस गई, जाके छोड़ना पड़ा। फिर आगे हम जिस गांव में गए थे उसमें 3-4 किलोमीटर पैदल जा रहा था, मिट्टी का सना हुआ रास्ता। चलते चलते चप्पल जूते फंस गए। लड़के लड़कियां सब थे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स में से, पर हमारी साइंटिटी थी नहीं, हम एक मिशन के लिए निकले थे। तो जूते चप्पल हाथ में लेकर तो फिर अब कांटे भी चुभने लगे। नहीं पर जाएंगे। युवा मन था। गांव में पहुंचे, अरे हमको आने में इतनी तकलीफ हो गई, तुम्हारा बीमार होता तो क्या करता है? हाँ, मैं वही सोच रहा था। तो यदि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, लेडी है, रात का समय है, वर्षा का समय है, क्या कर दोगे? तो बोले उसको टेलीफोन वगैरह नहीं थे उस समय। तो उनसे पूछा कि ऐसा हो तो क्या करोगे? बोले ऐसे ले जाएंगे, और नहीं ले जा सके तो वो टेकड़ी देखते हैं, वहाँ गाड़ देते हैं। अच्छा, अगर नहीं ले पा रहे और तो कंडीशन खराब है, तो फिर क्या होगा? तो एक चट्टान है वहाँ टेकड़ी पे गाड़ देना पड़ता, मर जाएगा पेशेंट। अरे बाप रे। गाँव में क्या करते बेचारे? सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अद्ययावत हॉस्पिटल खड़ा हुआ इस दृष्टि से हुआ 12 किलोमीटर पर गाड़ देना पड़े। अरे बाप रे। पर हमको समझा कि ट्रांसपोर्टेशन भी स्वास्थ्य का एक बहुत भाग है बड़ा। उसको वो ट्यूबुलर विजन से नहीं देखा जा सकता, बीमारी और वो जंतु और वो एंटीबायोटिक इस गणित में नहीं देखा जा सकता। उसको जीवन की समग्रता के साथ ही देखना पड़ेगा, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इसकी सीख वहाँ से मिली। खैर एनीवे, हमने एक छोटा गांव, पास का गांव ही चूज किया। नाला था, नाला क्रॉस करके जाना पड़ता। रविवार के दिन इन बच्चों के साथ में वहाँ हमने गांव में बात की
कि हम एक दिन आ सकते हैं, हमारी सेवाएं भी दे सकते हैं, उनका ज़रूर आइए। तो क्या करेगा होगा, क्या चाहिए आपको, आपकी क्या ज़रूरत है, दवाखाना चलाइए। उनका ठीक है, कहाँ चलाएंगे, तो गांव में पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो कहती मैं देता हूँ जगह, बोलते मैं देता हूँ। मैंने कहा नहीं, हमारे आपके इन मत भिन्नताओं में हमको नहीं पड़ना है, हमारा रिश्ता आपसे डायरेक्ट, हम झाड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे, रविवार के दिन स्कूल बंद रहती थी, स्कूल की बिल्डिंग थी, स्कूल के बिल्डिंग के कमरे में वो क्लिनिक चलाना शुरू हुआ। तो वो लोग आते, हम जांच करके उसके हिसाब से जो दवाइयाँ देते वो दवाइयाँ देते। अब हमने ये सीखा था, और विशेषतः जैसे मैंने आपको कहा ना प्रकाश आमटे क्या मैं गया, वैसे बाकी जगह भी अलग अलग जगह गया था, और हमने देखा था कि स्वास्थ्य कार्य ये वर्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं, और इसमें पैसा लगता है, गरीब आदमी तक जाना होता। और फिर लोग अच्छा काम बताने के लिए, विकास बताने के लिए पैसा डालते हैं, सेवा के नाम पर डालते हैं। तो लाने के लिए पैसा फिर दूसरी जगह लाना पड़ता है, और मुफ्त में देते हैं, तारीफ के पुल बांधने जल्दी है इसीलिए। तो देन चैरिटी करप्ट्स पीपल आल्सो, पंगु बनाती है, अपंग बनाती। उनका कुछ अपना तरफ से कोई क्रियाशीलता खत्म, क्रियाशीलता नहीं होती। तो वी वेर सर्टेन, मेरे मन में पक्का था कि हम चैरिटी के लिए नहीं जा रहे, हमको उनकी मदद लेनी है, उनकी मदद से कोई ऐसा स्वास्थ्य सेवा की सिस्टम खड़ी करनी है। हमने कहा हम पैसा नहीं लाएंगे, हम अनैतिक ढंग से भी नहीं मदद करेंगे कि वो जो ड्रग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनके पास से दवाइयाँ लेके आके आपको दे दें। बाजार, ड्रग मार्केट आप जानते हैं क्या परिस्थिति है, उसमें से अच्छी ड्रग, क्वालिटी ड्रग्स कम से कम कीमत में चूज करने की जिम्मेदारी हमारी, कारण वहाँ बहुत तफावत है। पर उसको लगेगा पैसा, कुछ पैसा तो लगेगा, तो आपने खड़ा करना चाहिए। तो जो गांव के जो प्रमुख लोग हैं वो चाहते थे कि हमारे नाम से डॉक्टर आ रहे हैं, उन घर घर जाकर कुछ पैसा इकट्ठा किया, हमने उस पैसे में दवाइयाँ लाई, गांव में रखी, रविवार को जब जाते तब उसमें से दवाइयाँ देते। उनका पैसा जमा करिए ताकि जो ड्रग बैंक बनी है ये खत्म ना हो, हम वो लाते रहेंगे और आपको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। अनुभव ये हुआ कि किसी के पास में उसमें पैसा नहीं होता, बोलता अगली बार ला दूंगा, और वो आया नहीं पैसा। जो सस्ते दामों में ड्रग आपने औषधि लाई, वो कम से कम कीमत की भी थी, इसके बावजूद भी अभी नहीं, बाद में दे दूंगा, माँ आई होगी अकेले, वो बाद में दूंगा, ठीक है ले जा। वो अगला रविवार कभी आया नहीं। अच्छा, तो ड्रग बैंक खत्म हो गए धीरे धीरे। तो हमने सब गांव को वालों को वापस बुलाया। एक ध्यान में रखिएगा कि हमने शुरुआत से गांव लेने की बात की, कोई परिवार या एक व्यक्ति को सेवा पहुंचाने की बात नहीं। मैं वही सोच रहा था आपके बात से कि आपने स्टार्टिंग भी की तो आपने गांव सोचा। वो इसीलिए सोचा कि हमारे मन में जो भूत था अंत्योदय के पास पहुंचना सर्वोदय की परिधि से, सही, तो यदि वैसा है तो हमको मोस्ट विकेंद्रित, मोस्ट डिसेंट्रलाइज सोशल यूनिट की ओर जाना पड़ेगा, जो ग्रामीण विभागीय है, एक गांव ही है। और फिर वहाँ पर हमारी ये बाकी सारी एक्टिविटी, उनको पैर पे खड़ा करने की, उनका मदद लेने की, ये सारी जो प्रक्रिया होगी, स्ट्रेटेजी होगी, ये वहाँ कार्यान्वित करनी होगी। तो हम इंडिविजुअल्स को नहीं लेंगे, इंडिविजुअल से कृतकृत्य हो जाएंगे हमको पाकर, पर वहाँ पे इसके अराउंड लोगों ने मदद करने के लिए आना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसीलिए हमने गांव को ही कहा, और जो गांव इसके लिए तैयार हुआ वो लिया, जो गांव उसके लिए शुरुआत में मदद करने तैयार नहीं हुआ हम नहीं गए वहाँ पर। अच्छा, तो वी वर सिलेक्टिव उसके इसमें। तो गांव वालों के सामने बुलाया, देखो तुमने पैसा जमा कर दिया, ये दवाई खत्म हो गई, नाम पढ़ के बताया, तो लोग फिर हंसने लगे। जिसने पैसा नहीं दिया उसका नाम पढ़ के आपने बता दिया ग्राम सभा में। कौन था? तो उस गांव के तबके में जो पैसा वाला व्यक्ति था वही था, नहीं लाने वाला, सधन आदमी ही था, गरीब आदमी नहीं था। अरे बाप रे। अब 4 लोगों के सामने बदनामी हो गई।
पैसा आ गया चौरस्ते पे आने के बाद। तो फिर तय किया कि अगली बार से पैसा जो नहीं देगा तो दवाई नहीं मिलेगी, कम से कम कीमत में दे रहे हैं। हमने कहा मेरा ओपीडी की संख्या कम हो गई। तो बच्चे जो स्टूडेंट्स आया करते थे घर घर गए, बांट लिया गाँव में, ये 4 घर तुम्हारे थे, 4 तुम्हारे घर में बच्चा है, माँ है, बच्चे को बुखार है, निमोनिया जैसा लग रहा है, पर आ नहीं रही है। पूछा तो पैसे नहीं है। बैठे हम लोग साथ में कि हम गांव में क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं? जिसके पास पैसा है उसके लिए आते हैं, तो वे तो आ जाएंगे 4 किलोमीटर पे सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज। इनको क्या होगा? तब पहली बार ध्यान में आया कि गरीब आदमी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचनी हो तो उसकी ज़रूरत के समय वो टोटली मुफ्त मिलनी चाहिए। इट मस्ट बी फ्री। पर फ्री देंगे तो हमने चैरिटी करप्स की बात की थी। तो फिर इधर खाई और उधर पहाड़। तो गाँव वालों बोला, मन का इनको तो फ्री दवाई देनी पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट होना पड़ेगा। मैं मेडिकल कॉलेज से सुशील नारायण से विनंती करके मांग लूंगा कि जिनको मैं एडमिट यहाँ से करूंगा, हम लोग करेंगे, उनको हॉस्पिटल में खर्च नहीं पड़ेगा। परंतु मुफ्त में दिया तो आदत खराब, तो आप क्या करोगे? तो आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा कि साहब हमने मंदिर बांधा। हाँ। जो इरिगेटेड फार्मर था, जो बैलजोड़ भी संभाल सकता था, सालदार भी रख सकता था, इसने 250 रुपया दिया। उस समय की बात है, मंदिर बनवाने के लिए। हाँ, गाँव का काम। फिर उसके बाद में जो सालदार रख सकता है, इरिगेटेड लैंड नहीं है पर बैलजोड़ी भी संभालता है, उसने 200 रुपये दिया। जिसके पास में सालदार भी रखने की ताकत नहीं है और बैलजोड़ी रखने की भी ताकत नहीं है, उसने 50 रुपये और कम दिया, 150 रुपये दिया। जो सालदार है उसने 100 रुपये दिया, कारण इसको एश्योर्ड इनकम है साल भर की कम से कम। और जो मजदूर है जिसको हर दिन काम नहीं मिलता, जरूरत के हिसाब से जाता है, शायद आधे दिन ही मिलता है साल भर में, उसने 50 रुपये दिया। सबकी मंजूरी थी, सबने दिया और मंदिर बना। तो सैनिटी प्रिवेल्ड फ्रॉम देम अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड टू देम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको सेवा मिलनी चाहिए, जो गरीब आदमी को ज़्यादा लगेगी, पर उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो उनकी शक्ति के अनुसार आना चाहिए। उनका मंजूर, क्या देना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि 4 पाली जवारी देंगे एक परिवार के पीछे, 5 लोगों का परिवार, मजदूर परिवार का। क्या कीमत थी उसमें जवारी की? 1.25 किलो की पायली थी, 50 पैसा प्रति पायली, प्रति किलो के हिसाब से ज्वारी थी उस समय। अब ज्वारी मजदूर आदमी को खेती पे मजदूरी करने पे मिला करती थी, तभी मिला करती थी, पैसा बीच में नहीं आता था। हाँ। कोई चीज़ बेच के पैसा खड़ा करना पड़े तो मुश्किल थी, इसलिए उन्होंने पैसा देने की जगह ज्वारी में देना पसंद किया। उनका ठीक है। फिर किसान है, जमीन है उसके पास, वो क्या होगा? उन्होंने कहा 1 एकड़ के पीछे 2 पायली ज्वारी ज़्यादा। ठीक। किसी के पास जोड़ धंधा है, दुखता है, गाय है, छोटा मोटा नाई है, हाँ, छोटा मोटा कारोबार है, कटिंग की दुकान है, किराना दुकान है, इत्यादि इत्यादि। 4 पायली ज्यादा देगा। जिसके पास नौकरी है, पगार पाता है एक आधा आदमी घर का, वो कितना देगा? तो सालदार को कितना मिलता है? उस समय सालदार को करीब 2000 रुपये मिलता था। इसका पगार कितना है?
तो 1000 रुपये महीने का, तो साल भर का कितना हुआ, तो 12,000 रुपये हुआ। इसको कितना मिलता है, 2,000 रुपये। कितने टाइम्स हुआ, 6 टाइम्स। ये कितना देता है, 4 पहले, तो ये 24 पहले देगा। अच्छा, बिल्कुल न्याय संगत गणित था। और आपको वहाँ कैसे पता चला कि ये बीमा में जाना चाहिए, ये कहाँ कैसे सिचुएशन है? नहीं, ऐसा था जिस समय इस निर्णय पे आ गए कि गरीब आदमी को जरूरत पड़ी तो फ्री केयर मिलनी चाहिए मुफ्त में, और फिर बीमारी में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हाँ, वो तो गांव में नहीं कर सकता, तो एक दिन जाते थे। तब फिर सुशल नायर से बात हुई और कि आपको इनमें से जिसको हम एडमिट करेंगे उनको आप फ्री ट्रीटमेंट की मंजूरी देंगे मेडिकल कॉलेज में, सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में आपने वो मिल गया। इंतजाम उन्होंने करवा मंजूर दिया। उन्होंने मंजूर मंजूरी किया, दी। यहाँ तक कि उनके यहाँ के खाने का खर्चा हॉस्पिटल से फूड मिलेगा उसका भी पैसा नहीं, कारण एक बच्चे के पीछे और एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी जो वहाँ पे चक्कर काटता है तो उसकी मजदूरी पड़ती है, ये हमने भूला। तो खाने का भी खर्चा उन पर ना पड़े, इसकी भी व्यवस्था उसमें से हुई। ये जब हुआ तब फिर एक व्यक्ति के लिए तो नहीं हुआ ना, ये पूरे गांव का मान के हुआ, पर मुफ्त तो देना नहीं था ना, वहां तो मुफ्त का कमिट कर चुके हैं। तो फिर ये मुफ्त जो भी हम इकट्ठा करेंगे ये अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी होगी, ये विचार उनके इसमें से निकला था, उसको हम ग्राम कोष में परिवर्तित करेंगे, मेडिकल कॉलेज को नहीं मिलेगा। अच्छा, उसका आपने जो भी जमा हो रहा था उसको ग्राम कोष में, आप ग्राम कोष करके एक सिस्टम बना दिया और उसमें डाल दिया। और ये ज्वारी के रूप में हुआ, साल में एक बार दिसंबर महीने में करते थे, साल में एक बार 4 पाइली 8 पाइली जो भी आएगा वो इकट्ठा होती है। और उसमें से हमने वहां पे एक दिन हम ओपीडी में जाते थे, 6 दिन गांव में जरूरत पड़ी तो क्या, किसी को दवाखाने में लाना पड़े तो क्या, तो हमने उसमें से कार्यकर्ता चुना, महिला हो पुरुष हो जो भी हो। लेकिन आपने जब शिविर लगाना चालू किया तब आपको ये भी पता चला रहेगा कि ऐसे कई सारी बीमारियां गांव में हैं जिसके ऊपर इलाज नहीं हो रहा है, और वो कौन सी सिचुएशन थी जो आपको पता चला कि इसको बीमा में जाना चाहिए? हर बीमारी को बीमा में जाना चाहिए, कोई भी हो। इस बीमा योजना में ये हार्ट डिसीज के लिए है, इसके लिए ऐसा नहीं था। एनी इलनेस दैट दे सफर फ्रॉम, वो छोटी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, अपेंडिक्स की सर्जरी हो, परफोरेशन हो, कैंसर हो, डायरिया हो, बुखार हो, कोई भी एनीथिंग एल्स, हर बीमारी का, कारण पैसा तो उसका किसी में भी खर्चा होता है, हमको अफोर्डेबल केयर। गाँव वालों ने वो समझा कि ये जरूरी है अपने लिए, वे हमसे ज्यादा समझते हैं। अच्छा, कारण वो भुगतते हैं, उनकी जो नीड है, इसलिए वे चाहते थे वो सेवाएं मिले करके। हमने इंडोर की इसलिए की कि गरीब आदमी तक नहीं तो पहुंचा नहीं जा सकता। यदि आप ये कहो कि छोटी मोटी बीमारियां तो 80-90% होती है, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं बुद्धिजीवी वर्ग टेबल पे बैठकर, तो उसमें 80-90% बीमारी तो गांव में ट्रीट हो सकती है। तो ये भूल जाते हैं ना, जो 10% है ना जिसमें मौत आती है वो आपको आएगी तो क्या होगा, वो उसको गाड़ देते हैं। तो जब तक आप उसको उस बीमारी को ट्रीट नहीं कर पाते जो कि डिमांडिंग है, फेल्ट नीड है, उस फेल्ट नीड को पूर्ण नहीं करे तो लोग आपके प्रति क्यों आएंगे, आपके पास क्यों आएंगे, उनकी जरूरत पूरी नहीं होती। तो फेल्ट नीड को कवर करना क्यूरेटिव मेडिसिन के माध्यम से भी ये पहली प्रायोरिटी बनती है, फॉर ये विश्वास उनके मन में खड़ा होने के कि मेरी सच्ची ज़रूरत के समय ये सिस्टम मेरे पीछे खड़ी होगी, और वो सिस्टम ही होनी होगी, कारण ये फ्री केयर देनी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सेवाग्राम यहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसको 75% पैसा शासन से आता है, ये पब्लिक मनी है, 25% ही लोकल बॉडी कलेक्ट करती है कस्तूरबा सोसाइटी, इसीलिए ये पैसा हमारे पास जो आया वी होल्ड इन ट्रस्ट, और ये उस गरीब आदमी तो पब्लिक तक पहुंचने की जिम्मेदारी हम पे सौंपी गई, तो वी शुड बी बिहेविंग एज अ ट्रस्टी टू सी टू इट दैट इट इज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। इस भूमिका से थे ना काम कर रहे थे, केवल उनकी सेवा करना, उनकी वेदनाएं दूर करना, हमने अपनी तारीफ मिला लेना, ढोल पीट लेना, इसके लिए तो हम नहीं गए थे ना। जब बिल्कुल
हम ये गए थे कि गरीब आदमी को मदद हो, पर वो धीरे धीरे पैर पे खड़ा होना चाहिए। इसीलिए आग्रह किया कि कुछ ना कुछ उसने चारपाई देनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। हाँ। गांव में एक ऐसा आदमी था जिसके पास कोई नेता नहीं था। मैंने कहा कितना देगा? 2 पायली देगा उसका। ठीक है, कौन देगा? लो, कोई जिम्मेदारी तुम्हारे में से। माफ भी कर सकते थे, पर नहीं किया। मेंटर बने वहां पे लोग। तो ये क्यों किया गया? कि जब उन्होंने 4 पायली जवाबदारी दी और हमने कहा कि ये सेवाएं कॉलेज से भी मिलेंगी, और वो अब इतना बड़ा कॉलेज, इतने लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो ये आते थे झगड़ने के लिए। तो वो 4 पायली की जगह क्या फोकट में दी थी क्या? अब दिया कितना था? 2 रुपए 4 पायली जारी का। पर वो सेंस ऑफ ओनरशिप थी। 4 पायली मतलब 5 किलो से थोड़ा सा कम होता रहेगा। हाँ, 50 पैसा पायली थी। हाँ, 50 पैसा पायली। तो ये वो एक ओनरशिप की भावना आई थी उस कंट्रीब्यूशन में से। और कंट्रीब्यूशन सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज को नहीं गया था, ग्राम कोष में परिवर्तित हुआ था। इसलिए वो सेंस ऑफ राइट हेल्थ केयर पाने का ये साथ में इनकलकेट करना था, उनको भिखमंगा नहीं बनाना। भिखमंगा नहीं। तो ये चरित्र भी साथ साथ में बनना चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए। ये उसके साथ की भूमिका थी। मतलब राइट पता था, अभी राइट की ओनरशिप आ गई उनमें। हाँ, तो उसके साथ ओनरशिप आ गई। कितना पैसा इकट्ठा होता? बहुत नहीं होता। हमने गणित किया बाद में। ये जो कुछ इकट्ठा हुआ पैसा साल भर का, और उन पे जो खर्चा हुआ उसके भी गणित किया हमने। हार्डली 10% टोटल खर्चे के। अच्छा। तो इंश्योरेंस नहीं हुआ, एश्योरेंस हुआ। पर उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर मिली। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था, सारी अद्ययावत सुविधाएं थी, एक अकाउंटेबल सिस्टम थी, एक अफोर्डेबल सिस्टम थी, और एक एक्सेसिबल सिस्टम भी थी। हॉस्पिटल की इतनी बिल्डिंग और नया कल्चर देख के आदमी घबरा जाता है, गरीब। और वहाँ पे हम लोगों का परिचय था, इतने बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। दिक्कत आई कि पहुँचते थे, रात बेरात हमको फोन आते थे, एडमिट हुए, ये भर्ती नहीं कर रहा है। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसमें से अपने आप खड़ा हुआ जरूरत से, और हमने इज्जत पाई। हमसे गलतियां हुई, हमने माफी मांगी। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव इनको लेके गांव में गया और कहा कि इसके कारण गलती हुई है करके, पर उनकी भी जिम्मेदारियां थी, तो वो भी ध्यान देना दी। तो एक तरफ से गरीब आदमी को फ्री, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल क्वालिटी केयर मिली जो प्राइवेट मार्केट में नहीं मिल सकती थी। दूसरा एक माहौल मिला जिसपे एक अपनत्व था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये हमने पाया कि यदि वो बीमारी ज़्यादा है और मृत्यु की आशंका है और उनको समझा दिया जाए तो वे मान लेते हैं। शायद जो पॉसिबल है करिए, अच्छा, बाकी भगवान जो करेगा करेगा। आप अपनी तरफ प्रयत्न से करिए। ये विश्वास जो उसमें से खड़ा हुआ ओवर सम ईयर्स, तो हमको लगा कि हम हर घर तक पहुंच सके। अच्छा। फिर एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव करते करते आज 40 गांव में वो है। बहुत ज़्यादा हम संख्या में बढ़ा रहे। जो गांव पूरा आएगा उसी को लेंगे, अन्यथा नहीं। बीच में ये कंट्रीब्यूशन देने वाले कुछ कम हो गया, एक आध गाँव में गाँव छोड़ दिया हमने। अच्छा। फिर उन्होंने देखा अरे छूट गया तो गया हाथ से, सेवाएं नहीं मिलेगी, सेवाएं नहीं मिलेंगी, और फिर बाहर से करें तो खर्चा बहुत है। बदमाशी भी की लोगों ने, बदमाशी भी की। अब डिलीवरी का समय आ गया। पहली डिलीवरी हम टोटली फ्री करते हैं, कैसी भी हो, नॉर्मल हो तो भी। तो महीने में पहले एडमिट कर दिया, पोट दुखते जी साहब, किया, बाकी विशेष कुछ नहीं। अब रहने दीजिए, आपके पास में महीने भर में डिलीवरी हो जाएगी, फिर ले जाऊंगा। तो फिर अब आई मुश्किल, ये भी दुरुपयोग है। गांव की बात की है, यदि आप इसको होटल बना लो तो फिर जो खर्चा इतना करना पड़ता, 90% खर्चा आपका नहीं है, पब्लिक मनी है। हम पब्लिक मनी आप तक पहुंचाते हैं, ये ठीक है, पर आपकी कुछ नैतिकता बनती है कि नहीं बनती है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा यदि कोई हो तो
50% उसका हॉस्पिटल का बिल उससे वसूल करिए। हाँ। हमने नियम कर दिया सबके सामने। अब कोई भी आता नहीं उसके लिए 50% भरना पड़ेगा, तो बिल जाता है 100%। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस चेक्स खड़े होने चाहिए। एक हमारी दिशा है, हमको सब मिलके साथ में चलना है। सब साथ में नहीं चलेंगे तो स्कीम नहीं मिलने वाली है। सबका हमारा स्वार्थ है, कारण इतनी अच्छी सेवाएं और कहीं मिल नहीं सकती प्राइवेट सेक्टर में। और हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है, समूह में इकट्ठा आए बगैर होता नहीं है। और नैतिक दृष्टि से सत्य प्रियता के साथ में वर्ता विधि नहीं करेंगे, भले ही नकेल लगी हो, स्वैराचार नहीं करेंगे, ये यदि नहीं मानेंगे तो ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये मैसेज तो गांव में गया। उसका परिणाम ये हुआ कि बदमाशियां कभी नहीं हुई। अच्छा। फिर ये हुआ कि वो झूठे नाम से एडमिट हो गया। वो इंश्योरेंस कार्ड मिलता था, तो नहीं तो भी हम गांव में जब 7 दिन नहीं जाते थे तो हमने एक कार्यकर्ता चुनने की बात की थी। तो फिर ये किया कि ठीक है, जो एडमिट होगा वो उसकी सम्मति से होगा, वो ला के करेगा, वो रेटिफाई करेगा कि मेरे गांव का ये आदमी है, इंश्योर्ड है, ये तकलीफ है और मैंने उसको एडमिट करवाया। हाँ। तो बदमाशी बंद हो गई उसके साथ में। पर ये आदमी भी ऐसे चले, गांव में पार्टियां होती हैं, तो फिर मेरा आदमी तो कैसे चुने? वापस गांव वालों के साथ बैठे, हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए, पगार नहीं मिलेगा। हाँ। गांव में काम करने वाला आदमी अवैतनिक होगा, इसकी सेवा की वृत्ति होनी होगी, मौका पड़े तो समय निकालने की शक्यता होनी चाहिए, लोगों की जरूरत को देख के समय पर मदद के लिए जाना चाहिए। और गांव की पार्टीबाजी में नहीं होगा। हर घर में जाने के हमको पहले लगा कि महिलाओं को चूज करें ज़्यादा अच्छा, विशेषतः दाई को करें तो डिलीवरी का भी काम कर सकती है, गरीब तबके से भी आती है, कार्यकर्ता खड़ी होती है। पर दाई की गांव में इज्जत नहीं होती है, वो नौकर मानी जाती है। अच्छा। डिलीवरी के लिए उतना काम करने के लिए जो काम दूसरा नहीं करना चाहता। हमको तो ऐसा चाहिए था कि जिसकी शब्द की कीमत हो और वो गांव में उतनी नैतिकता का आग्रह पूर्वक कर सके। मौतों पर तो रात बेरात के समय में हॉस्पिटल में लेके आ सके महिला, रात के समय घर की जिम्मेदारियां, गरीब आदमी आने जाने का क्या करेगा? तो कुछ किया, फिर हमने धीरे धीरे परिवर्तन होते गए। अल्टीमेटली हमको इस निर्णय पे आना पड़ा कि जब हमारे यहाँ पे महिला बचत गट खड़े हो गए और उसमें जो कुछ दबंग और अच्छी निर्णय लेने वाली महिलाएं निकली और मध्यम वर्गीय परिवार की निकली, जो इस तरह के विचार को मानने वाली थी, उसका कल्चर हुआ आइदर वे, या इस तरह का पुरुष वर्ग जो इसके लिए अपना समय देने को तैयार होगा, उसको चूज करें। तो गांव में ये एक रिलेशनशिप, एक दूसरे की पहचान, हमको क्या करना है इसका भान जब आ जाए तो वो पाने के लिए कौन योग्य व्यक्ति होगा, तो फिर मैक्सिमम ये कैसे इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो क्रॉस कंट्रोल थे, उस कार्यकर्ता ने काम ठीक से करना चाहिए इसके लिए था, इसमें ही इसको चौरस से भी चर्चा हुई। तो कभी ये दिक्कत नहीं आई कि उसमें बदमाशी हुई, कभी ये दिक्कत नहीं आई कि कोई भाग गया हॉस्पिटल से। पहले बार कुछ बार हुआ, गांव की मीटिंग सब हुआ, कुछ भी गलत होता है तो गांव में ग्राम सभा बैठ जाती है, फिर वो बोलती है तो उसको दंड, चौराहे पर उसका अगली बार से हिस्सा नहीं, उसको इंश्योरेंस कार्ड नहीं मिलेगा। और एक बार हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखते थे कि कौन कौन किस गांव से एडमिट हुआ है। जिसने पैसा नहीं दिया ठीक है, कारण बड़े आदमी को ज़्यादा पैसा देना पड़ता, छोटे को कम देना पड़ता, तो हरकत नहीं। उसके इस पर मेरी चिट्ठी चली जाती थी कि ये इंश्योर्ड गांव से नॉन इंश्योर्ड बीमार है, हॉस्पिटल का टोटल बिल इससे लिया जाए। अच्छा, वसूल कर लेते हैं। एक बार बिल भर दिया तो उसको समझ जाता कि 3-4 साल की तो वसूली एक साथ ही हो गई, अगली बार नहीं होता। तो ये चौकीदारी लोग गलत ना करें, दुरुपयोग न करें सुविधा का ओवर वेलबिंगली, तो उसके लिए ये हमको करनी पड़ी। तो एक तरह से ये राजदंड सेवक के नाते भले ही गए हों,
पर तो भी एक अनुशासन, पर नैतिक अनुशासन, नैतिक अनुशासन। उनसे मंजूर करा के उनकी हाँ लेकर और फिर उसको इम्प्लीमेंट करा कर, कारण वे एक दूसरे में शायद ना कर पाए, गांव में दबंग लोग होते हैं, पर जब हमसे सेवाएं मिलती हैं तब फिर उनको मानना ही पड़ेगा वैसे। तो ये भी करना पड़ा, हम ये सीखे कि गांव के किसी भी इस तरह के पार्टिसिपेटरी एक्शन में या क्रियाशीलता में आपको उसकी नैतिक लीडरशिप होना जरूरी है। वो फिर कल बाहर का आदमी होकर जिससे इनको सेवाएं मिलती हो, या ज़्यादा तो अच्छा ये है कि गांव का व्यक्ति ही उसमें खड़े, जैसे हर समाज के अपने अण्णा जी है ना, तो ये अण्णा जी मिलके भी इस तरह का ग्रुप यदि बन जाए, जिसको हम पंच परमेश्वर कहा करते थे कभी सुलझाने के लिए, इस तरह का बनना चाहिए। तो समाज का चरित्र का आरोहण जब तक नहीं होता तब तक ग्राम स्वराज्य की ओर कदम नहीं जाते। और फिर हमारा स्वास्थ्य कार्य ये वर्टिकल ना रहते हुए जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपने तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक ये रास्ता नहीं निकलता उसके से। शुरुआत में ये अनुभव आया था कि जब हमने इसके लिए जवारी का तय किया तो झूठा तो नहीं बोलेंगे लोग, सबके सामने बात हुई। एक चूल्हे के अराउंड जितने लोग हैं वो परिवार, फिर 2 लोगों के नाम से जमीन है तो दोनों लोगों के नाम से, अलग अलग चूल्हे के होते हो अलग अलग परिवार, सबके सामने पूछा गया, सबने जमीन बताई, एक भी झूठा नहीं बोल सका, कारण बाकी दूसरे सबको पता है। तो इसीलिए जब सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर आप पार्टिसिपेट करवाते हो तब जिनको साथ में रहना वो एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। तो हमको कभी उनको 7 बार का दाखला नहीं मांगना पड़ा। ज्वारी का गणित वही सबके सामने हो गया और ज्वारी इकट्ठा हो गई उसके साथ, सही फिगर आती थी और साल के हिसाब से हरदम वो होते रहा। एक दिन में पूरे गांव की ज्वारी इकट्ठा होती है। अरे वाह, एक दिन में पूरा वो कोष बनता है। जो ज्वारी के रूप में देने के बाद में जो बचा उसको बेच देते हैं। गांव में चाहिए होता पैसा मजदूरों को देने के लिए ज्वारी, फिर उस पैसे को हमने बैंक अकाउंट निकाला, 3 लोगों की सही है, उसमें मेरी एक ऑब्लिगेटरी सही, पर 2 लोग गांव के, उनके सही के सिवा उसमें से पैसा नहीं निकलेगा। तो उसमें से गांव में जो दवाइयाँ रखते हैं उसका खर्चा, और हर महीने में वो प्रेग्नेंट लेडीज की और इनको फॉलोअप करने के लिए जो सिस्टर्स यहाँ से जाती थी और रिकॉर्ड सारा रखती थी, बच्चों का वजन वगैरह मालन्यूट्रिशन का स्टेटस रखती थी, उनका प्रवास का खर्च, पगार नहीं, वो ताकत उसकी नहीं है, वो इसमें से निकलता था। ओवर द इयर्स ये अकाउंट चला। फिर एक समय आया जब इसको हमने मर्ज कर दिया मेडिकल कॉलेज सेवाग्राम का, एक ग्रामीण शिक्षण और विकास फंड करके कस्तूरबा सोसाइटी के सामने बना दिया। ये गांव का पैसा है, गांव के लिए उपयोग होगा, शायद मेरी सलाह पर होगा, गांव की जरूरत को देखते हुए, पर सार्वजनिक काम में होगा, व्यक्तिगत में नहीं होगा। हमारा अल्टीमेटली क्या था, हमको यदि ये गांव को स्वावलंबी बनाना है, हम केवल एक परिवार का नहीं सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांव की निर्णय प्रक्रिया ये सर्वानुमति की ओर बढ़े, और हुई, लोगों ने मंजूर किया, तभी हमने किया। ये भी हुआ कि उनके बाकी जरूरतों के लिए भी ऐसे समूह बने। मैं केवल उल्लेख करके छोड़ देता हूँ इसके लिए। घर घर में लिफ्ट इरिगेशन पानी उठाकर वाटर पाइप से हर कोने के खेत तक पहुंचाया गया। वो एक सोसाइटी बनी, लिफ्ट इरिगेशन सोसाइटी। घर घर में डेयरी खड़ी हुई, उसकी सोसाइटी बनी। मतलब आपने उनको स्वास्थ्य की सुविधा दे दी, आपने उनको दवाइयाँ काफ़ी सस्ती ला के दे दी, आपने उनको दाखिला अगर अस्पताल में होता है या कोई बड़ी बीमारी का इलाज होना हो तो उसको मुफ्त में करा दिया। छोटी मोटी हो तो भी, छोटी मोटी एडमिशन की ज़रूरत चाहिए, बस सब कर दिया। मैं सोच रहा हूँ जो हिसाब से मेडिकल बिल बनता है और आप जो सेवा दे रहे, कितना दिमाग और कितना मेहनत आपने इसके पीछे की है और सक्सेस करके बताया। मेहनत कुछ नहीं मिली, मेडिकल कॉलेज के बिल बनते ही थे। हमने इतना कि एक चिट्ठी लगा दी टू बी वेव्ड ऑफ, तो वो भी नहीं होता ना, इसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, वो हमारे को यहाँ पे विशेषता है। हम लोग जो
यूनिट हेड्स हैं क्लिनिकल हाँ। साइड के, हाँ। पेशेंट गरीब है देखकर उसका हम बिल पे ऑफ कर सकते हैं, ताकत नहीं करके, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट्स इट। कारण जिस भावना से मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ था, सुशीला ने किया था, उसके पीछे वो तो थी। हाँ, वो बात मेरे ध्यान में आई। आपके बात में से सुशीला नायर 2-3 बार आया। कौन है सुशीला नायर? डॉक्टर सुशीला नायर ये मानद बेटी थी गांधी की, गांधी जी की बेटी मानद। प्यारेलाल जी की बहन। प्यारेलाल जी उनके सेक्रेटरी रहे थे, हाँ। माधवभाई देसाई और उनके बाद में प्यारेलाल जी के साथ, और शुरुआत से गांधी के साथ में रही। तो वे एमडी थी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज शुरू किया ग्रामीण विभाग के लिए। ये सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था ग्रामीण विभाग का खड़ा हुआ, ये सेवाग्राम का। और उसकी मंजूरी पार्लियामेंट से मिलाई, मोरारजी देसाई थे उस समय। अच्छा। तो 50% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आता, 25% स्टेट गवर्नमेंट से आता, 25% लोकल कस्तूरबा सोसाइटी। और यहाँ कस्तूरबा सोसाइटी पहले थी गांधी के समय से, जबकि सेवाग्राम में थे। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं वो देते थे, यहाँ पर के डॉक्टर्स थे वहाँ पे काम करने वाले। गांव-गांव में बैलगाड़ी से जाकर दवाइयों की व्यवस्था होती थी। उस समय 1-1 रुपया 2-2 रुपया परिवार से लेके इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम भी चलती थी, जिसमें से खर्चा निकले, पर वो बहुत कम था। इसको एक रूप जो दिया वो हमारे इसके बाद में हुआ, 1979 के बाद में जब खड़ा किया, पर वो उसका ही एक उन्नत रूप था उसके साथ में, और बड़े पैमाने पे हुआ। वो मतलब सुशीला नायर गांधी जी की डॉक्टर भी थी। हाँ, डॉक्टर भी थे। हाँ। डॉक्टर भी थे। तो उन्होंने रूप पूरा खड़ा किया यहाँ पे, और आज भी वो वही ताकत से चल रहा है आज और भी। वो स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। हाँ। तो उसकी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक स्थान भी था, उसके शब्दों को तोड़ नहीं सकते थे लोग। तो उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिला। तो उन्हीं ने खड़ी की, और ये विचार था, शी न्यू हाउ टू नर्चर पीपल। आज भी ये स्वास्थ्य बीमा योजना की जवारी वाली योजना चालू है। शुरू है। सोयाबीन आया, जवारी समाप्त हो गई, और वो खरीफ हंगाम में होने वाला था, सबको खाने के लिए ज्वारी होती थी। अब गेहूं खरीदना पड़ता है, तो मजदूर जो ड्राई लैंड फार्मर है वो क्या करेगा? तो फिर हमने उसको रुपए में कन्वर्ट किया। आज बाजार में 1 पायली ज्वारी की जो कीमत है, उस कीमत के हिसाब से पैसा, पर गणित पायली का ही है। अच्छा, गणित पायली का है। आज के हिसाब से जो उसका 1 पायली का रेट है, वही हिसाब से गांव से वो लिया जाता है, जो पहले 4 पायली था। 4 पायली था, धीरे धीरे बढ़ा वो। अच्छा, धीरे बढ़ा। आज के समय मजदूर के लिए 12 पायली पे है। अच्छा, तो 12 पायली का पैसा उसको देना पड़ता है। फिर वो जो बढ़ता है वो गणित वैसे ही है। क्या बात है, आज भी वो सिस्टम 40 साल के ऊपर हो गया। हाँ, 45 साल करीब 1979 ऑनवर्ड्स, 80 ऑनवर्ड्स। तो आज भी वो सिस्टम चालू है। शुरू है, लोगों को मंजूर है। हाँ। एक दिन में अमाउंट जमता है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को, गरीब तबके को फ्री में मेडिकल इतने लोगों को देने का दंडक भी है। हमने वो दंडक के हिसाब से शुरू नहीं किया था, हमने हमारा कर्तव्य समझा था। हमने माना था कि हम स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए गांव वालों के ट्रस्टी हैं, उसके लिए मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है। रिसर्चर्स उसके अनुकूल होने चाहिए, वो वृत्ति विद्यार्थियों में आनी चाहिए कि वे सेवा कर सकें। इसलिए वो कोई नई चीज़ नहीं थी, वो एक माहौल ही अलग था। आज कितने गांव हैं आपके पास? आज 40 हैं। अच्छा। हाँ। जो गांव एक साथ आ रहे हैं उनको आप ले रहे हैं, वो 40 गांव है। आपकी ये बातें सुन सुन के मेरे आंखों में चमक आ गई कि जो सिस्टम हम लोग देखते हैं और आप जो चला रहे हैं, और इतनी सक्सेसफुल 45 साल तक। नहीं, उसमें 2 चीज़ें समझनी चाहिए कि एक तो कोई भी इस तरह की सिस्टम जो आखिर के तबके तक जानी हो, लोगों के विचार को साथ में रखे बिगर बन नहीं सकती। वो उत्क्रांत होनी चाहिए लोगों की समझदारी के साथ, और वो समझदारी गांव में आज है। कुछ लोग होते हैं, उन पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है, जो उनको लीड करता है। और इसका मतलब है आपको खुद को ट्रस्टी की भूमिका में आना पड़ता है। यदि आप ट्रस्टी की भूमिका नहीं है और आपका कृत्य या आपके का बर्ताव यदि उसको पूरक नहीं है, तो लोग समझते हैं
मैं शुरुआत में जब ये जाना हमने शुरू किया तो लोग लगा ये क्यों आता है, पैसा मिलता होगा। मालूम तो था यहाँ नौकरी करता हूँ, कोई प्रोजेक्ट होगा और पैसा मिलता होगा। फिर मालूम पड़ा पैसा तो नहीं मिलता। वॉलंटरली आते हैं, नौकरी का वो भाग नहीं है, छुट्टी के दिन आते हैं, रात बेर रात आते हैं। गांव के लोगों की मीटिंग करनी तो रात के 8 के बाद ही होगी ना। महिला घर में रसोई बना के आएगी तभी तो बात होगी, नहीं तो कैसे होगी। रात बेर रात आते हैं, बच्चे भी आते हैं, वो भी आते हैं। तो क्यों आता है, तो इलेक्शन लड़ाना होगा। पर वो भी कभी नहीं हुआ। ना ही गांव के इलेक्शन पार्टीबाजी में हम लोगों ने कोई बात की या उसको बाजू में रखा। यदि कोई उसका दुरुपयोग करता होगा तो लोगों ने गांव में पूछा, कारण मैं वर्धा का रहने वाला हूँ, तो परिवार का एक बैकग्राउंड था, तो वो उनको मालूम पड़ा। तो लोगों ने हमको 5, 7, 10 साल तक ठोक पीट के देख लिया था। पर एक बार जब विश्वास बना और फिर बीमार आदमी जाता है, उसको सेवा मिलती है, मौके पे ये होता है। विशेषतः ये समय था जबकि गांव में यदि कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत को हम जाते थे। अच्छा, संवेदना। तो वो एक रिश्ता जो इसमें से बना, वो रिश्ते ने उसको एनरिच किया बेसिकली, और इसीलिए वो चला। इसमें फिर हमने प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स के बहुत से काम किए, माल न्यूट्रिशन से लेके एजुकेशन के एस्पेक्ट को लेके, मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेस को लेके पूरा गांव के गांव वैक्सीनेट हुए अलग पद्धति से। आज एक भी टिटानस नहीं, पोलियो नहीं, वूपिंग कॉफ नहीं, मीजल्स नहीं, वो इतना कॉन्टेजियस डिसीज है। कारण हर बच्चे को इनको वो लास्ट समय पे मिलकर पूरे गांव की गई। मतलब गांव के लोगों में भी हेल्थ की अवेयरनेस हो गई इस सिस्टम से। वो अवेयरनेस मरते मीजल्स पूरे गांव को होता था, उनके हिसाब से इतनी मृत्यु होती थी। तो जब उनको अपनी जरूरत के समय में मिली सुविधाएं तो एक विश्वास बनता है। और ये मैंने जरूर देखा, मृत्यु लाजिमी हो तो वो एक्सेप्ट करते हैं, उतना विश्वास रखते हैं आप पर। ये भी हमने गणित किया कि ये एक छोटा सा ओएसिस बन के रह जाएगा, एक बगीचा, तो आर्थिक दृष्टि से कहाँ बैठता है। तो लोगों से जो ये इकट्ठा होता है ये 10% ही है, वो भी संस्था को नहीं मिलता। गांव में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसमें से निकलते हैं। आपने सिर्फ जवारी से स्टार्ट करके वो बीमा चालू किया, क्या अपनी सरकार हेल्थ के लिए ऐसा कुछ प्रोविजन रखती है और कितना % है? नहीं, हेल्थ के लिए तो प्लानिंग कमीशन पैसा रखता है। प्लानिंग कमीशन का जीडीपी का हार्डली 0.9% से 1.3% तक के इसमें रेंज में पैसा निकलता है। अब प्लानिंग कमीशन 1.3% की योग्यता समझता है हेल्थ केयर की। तो सारा आने वाला खर्चा इस पे, स्वास्थ्य पे गरीब आदमी ने कितना खर्चा करना चाहिए? 1.3% से ज़्यादा नहीं है। तो हमने कंट्रीब्यूशन कितना लेना चाहिए? तो इसलिए जब लोगों ने 4 पाली जवारी बोली है, कुछ नहीं होती है, ये सारा पैसा 10% से ज़्यादा नहीं होता। 90% पैसा मेडिकल कॉलेज से आता है, और मेडिकल कॉलेज से पब्लिक फंड्स हैं 50%, सेंट्रल गवर्नमेंट से 25%। तो पब्लिक पैसा है, लोगों तक पहुंचाते हैं सेवा के रूप में, हम केवल माध्यम हैं, हम ट्रस्टी की भूमिका में हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, सही बात, हम उपकार थोड़ी कर रहे हैं। उसके साथ सोच सबने रखनी चाहिए। मतलब विचार सबके पास रहता है, विचार हर किसी को मालूम रहता है, लेकिन उस पर अमल होना जरूरी है, जो आपने किया। मेरे विचार से श्रेय देना चाहिए सिस्टम को, और सिस्टम जो लीड करता है उस नैतिकता को, वो सुशीला नायर थी। वही सुशीला नायर जी थी, डॉक्टर सुशीला नायर। फिर वैसे लोग भी चुने ना उसने। आपको टीम खड़ी करनी पड़ती है, और आपका जीवन बोलता है। फिर अभी हम बात करेंगे आपके वैयक्तिक जीवन के बारे में। क्या आपने पहले से सोच के रखा था कि आपको डॉक्टर ही बनना है और ये सब सपना था साथ में? नहीं, मैट्रिक तो पढ़ गए,
मैथमेटिक्स था, उसमें 11वीं मैट्रिक थे, मेरिट में 10वां आया था। क्या बात है। मैथमेटिक्स प्यारा विषय था, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी। एक दिन डॉक्टर वार्देकर, अच्छा, जिन्होंने लेप्रोसी में बहुत बड़ा लेप्रोसी ने काम बहुत किया बड़ा है, काम किया है। घर घर जाके लेप्रोसी की ट्रीटमेंट करना, डिटेक्ट करना, और उसका किया हुआ। यहाँ गांधी मेमोरियल लेप्रोसी आज फाउंडेशन। शायद लोग भूले रहेंगे ये नाम, थोड़ा आप उनके बारे में बताइए ना, वार्देकर जी के बारे में। वार्देकर जी डॉक्टर थे, दोनों पति पत्नी वर्धा में आए थे। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन शुरू हुआ उसकी शुरुआत से, और लेप्रोसी का विषय कैसे समाज में सुलझाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाई। घर घर जाके डिटेक्ट करना, एजुकेट करना, ड्रग्स की व्यवस्था करना, ये सारा, और फिर शासन ने उसको लिया। पर बेसिकली ये व्यक्ति आध्यात्मिक वृत्ति का था। उम्र के 50 में इसको छोड़ दूंगा, कर्म मार्ग छूटेगा और मैं आध्यात्म की ओर टोटली मुड़ जाऊंगा। जो कर्म हुए वो भी आध्यात्मिक बैकग्राउंड से हुए उसके साथ में, तो वो वृत्ति का आदमी था। और गांधी का समय है, और वर्धा में दत्तपुर था, और ये सारा माहौल से संस्था के से। तो वे वार्देकर जी हमारे परिवार के मित्र जैसे थे। अच्छा। वे आए, क्या करता है, क्या कर रहा है, उन्होंने ऐसे एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग में डॉक्टर बनना है। मगर मेरे को काटना पीटना नहीं पसंद है। जी का कुछ नहीं बोले, सब जमता है उसके बाद में। मेरे को मेडिकल में जाने के लिए तुम्हारे दादाजी ने कहा, इन्होंने, हाँ तुम्हें डॉक्टरी बना, तुमको मैं कह रहा हूँ कि तुमको डॉक्टर बनना है। अब उनको कुछ दिखा रहेगा, तो फिर मैंने फिर बायोलॉजी लिया, बीएससी पार्ट 1 में, और फिर मेडिकल का एडमिशन ये सारा शुरू हो गए। अब मैं सोचता हूँ उन्होंने क्यों कहा होगा ये, तो उन्होंने मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट किया था। अच्छा। तब तक वो आदमी नहीं कहता, खुद डॉक्टर थे, खुद सेवा क्षेत्र में थे, तो इसके मानस को ये ज़्यादा अनुकूल होने वाला है, इसीलिए उन्होंने वो किया होगा। और उस समय तो इन लोगों की अपनी कीमत थी शब्द की, और उनके बारे में उतना आदर था, तो मैं डॉक्टर बन गया। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, यदि ठीक हो तो आप अपना एट द टॉप देयर इज ऑलवेज प्लेस, तो मैं डॉक्टर बन गया। माता पिता क्या करते थे? माता पिता शिक्षण क्षेत्र में रहे। माँ के पिताजी भी काबरा जी थे, ये एरंडोल में, जलगांव के पास में, खानदेश में, स्वातंत्र सेनानी थे उस समय के, और उस वजह के कांग्रेस के काफी बड़े कार्यकर्ता थे। साने गुरुजी हरदम आया जाया करते थे उस परिवार में, ऐसा वो परिवार था। माँ की माता जी 2.5 साल की उम्र में गुजर गई थी। अच्छा। तो पिताजी नहीं संभाला, और उस ढंग से भी चला, अनुशासन था काफी। पर ये मालूम था, उन्होंने कहा कि मैंने ढूंढ लिया तुम्हारे लिए, वो श्री कृष्णदास जी जाजू के बेटे के लिए मुझे लगता है कि योग्य है, तुमको वो परिवार मिलेगा। वे गुजर गए, जेल में थे। उसके बाद में उनके मित्र थे, जोशी थे, वकील थे, महाराष्ट्रियन परिवार था, उन्होंने ये सारा संपर्क किया। तो वो बैकग्राउंड था स्वतंत्र सेना के समय का, और वो सेवा का, और वो स्वतंत्र उसके आंदोलन का। इधर दादाजी का वातावरण था। तो माँ मैट्रिक हुई थी, उसके बाद में पूरी पढ़ाई अप टू MA MPhil माँ ने यहाँ के की। और ये पिताजी पहले दादाजी ने कहा था कि संस्था में काम के लिए आ जा, गए थे। एक दिन उन्होंने बुलाया और बोले कि तुम्हारे महीने भर का पगार संस्था का ये 1 रुपया है। तो पिताजी ने देखे, आश्चर्य से देखने लगे, तो बोले 1 रुपया भी लेना नहीं चाहिए, और 1 रुपया इसीलिए दे रहा हूँ कि तुमको कल ये नहीं महसूस हो कि तुम परोपकार करके काम कर रहे हो। अब ये माहौल था। दादाजी ने 20,000 रुपये कमाए थे
वकीली से, वकीली का धंधा सच्ची ये करते, वकीली करते थे, कीमत थी, खीसे में कभी पैसा गिना नहीं था, गोल्ड मेडलिस्ट थे। पर उन्होंने देखा कि अच्छी से अच्छी केस होने के बावजूद भी झूठे का आधार लेना पड़ता है, जो उनको पड़ता नहीं था। तो अनैतिकता के बिना ये पेशा हो नहीं सकता, इसीलिए छोड़ दिया। 20,000 रुपये कमा लिया, ब्याज में से काम हो जाएगा। कुछ दिनों बाद में, महीने 2 महीने बाद में, परिवार था, आर्मी में रहता था, उनको पर दिक्कत आई, सारा पैसा इंक्लूडिंग दादी जी के गहने बीने भी उधर चले गए। तो फिर जो एक्सेप्ट कर लिया, उसमें गांधी की आंधी चल रही थी। यहाँ जमनालाल बजाज थे, बाकी लोग थे। जमनालाल बजाज को सार्वजनिक क्षेत्र में खींचने का श्रेय दादाजी का है, इनको बड़े भाई मानते थे। जमनालाल बजाज के प्रैक्टिस तो करते नहीं थे, तो इनको लीगल सलाह उन्होंने कही थी कि आप कम से कम को लीगल सलाह तो दीजिए, आपका घर का मिनिमम चलने का जो खर्चा हम लोग उठाएंगे। 3-4 लोग थे, तो उनको लीगल सलाह ये देते थे, बाकी ये नहीं करते थे, बाकी संस्था के सब काम। तो चरखा संघ का रचनात्मक काम का वृत्ति से बहुत सत्यप्रियता थी, इसीलिए वो काम गांधी जी ने इनको सौंपा और जिंदगी भर चरखा संघ का खादी और ग्रामोद्योग के काम के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। कितनी आपकी बुनियाद जो है वो कितनी अच्छी रखी गई है, इसके लिए आज ये फल कि उसका उपयोग आज लोगों को हो रहा है, ग्रामीण जीवन में हो रहा है। जहाँ पे देखा नहीं जाता है, टूरिज्म करके सिर्फ देखा जाता है, वहाँ आपने कार्य करके बताया आपका बेस कितना अच्छा है, कितने अच्छे संस्कार आपको मिले और आज उन पर आप खरे उतरे हैं। सच में आज आपके सामने बैठ के मुझे कुछ गर्व महसूस हो रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, रूबरू बोल रहा हूँ। लोग आपको सुनेंगे तो पता चलेगा ऐसे भी लोग रहते हैं। हम जीवन में देखते हैं कि सिर्फ दूसरे का पैसा अपने जेब में कैसा आए, सोचने वाले लोग दिखते हैं हमको सिटीज में। जब आप प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव करते हैं तो अपने आप आता है, ये जीवन शिक्षण का भाग होता है। उस समय में हमारे सामने रोल मॉडल थे, विनोबा थे, दादा धर्माधिकारी थे, जेपी थे, अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे थे। इन सारों ने जो जीवन जिया समाज के लिए और इसके लिए, वो हमने देखा ना, तो कहीं ना कहीं उसको आचरण में आता है। रोल मॉडल इनका गुरु मानेंगे, तो गुरु तो आचरण ही होता है, ईश्वर तो पूजन ही होता है, वो दूर की चीज है, वो नहीं मिलती। तो ये वो माहौल भी था, ये वातावरण भी था, उसमें से अपने आप संस्कार होते हैं। तो वो देन इन संस्कारों की है उसके साथ में, और ये चीज खुद के जीवन में उतारो तो सच है। केवल आप प्रबोधन ही करो और बोलते चले जाओ और जीवन में नहीं उतारो तो कोई नहीं होता नहीं है। तो इसलिए हमने अपने इसमें एक आगे भी रखा कि व्यवहार शुद्धि तो अपने अपने जीवन में, संपत्ति दान यज्ञ की चीज जो दादाजी ने उठाई थी वो अपनी ताकत से कैसे करेंगे। तो पिताजी इस तरह से ये मानते थे दादाजी कि समाज का प्राण ये वो कार्यकर्ता होता है जो समाज के लिए अपना जीवन देता है और ये अगेंस्ट और काम करता है। परिवार वाले भी दोष देते हैं उसको कि तुमने हमारे लिए क्या किया, पर उसकी निष्ठा होती है। तो पिताजी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते थे और हर साल में अपना संपत्ति दान इस निमित्त से करते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि तुम लोग क्या करोगे, हम भी लोग भी करेंगे, हम थोड़ा रूप अलग देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम 3 पीढ़ी यानी मेरे पिताजी, माताजी, हम लोग का परिवार, हमारे बच्चे भी और मित्र परिवार भी, परिवार तो बड़ा है, मित्र परिवार में केवल खून के रिश्तों की बात नहीं है। इस तरह से अलग अलग जगह ग्रास रूट पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं के जो दिया जला के बैठे हैं इनसे मिलने जाते हैं। अच्छा, 2-3 दिन में रहते हैं उनके साथ, क्या काम करता है, क्या करता है, उसकी प्रेरणा क्या रही, क्या अनुभव आए हैं, इत्यादि इत्यादि बात करते हैं। और फिर उनको आमंत्रित करते हैं कि आप 23 अक्टूबर को दादाजी की पुण्यतिथि है, उस दिन आप आइए, वर्धा के नागरिकों के सामने आपके इस काम का हम ये करना चाहते हैं। मतलब एक तरह से हम दादाजी का श्राद्ध कर रहे थे।
हाँ। अब ये चीज़ कहाँ से निकली? दादाजी के जाने के बाद में श्राद्ध दिन आया तो माँ ने वो कागबोर्ड निकाली और पिताजी को कहा कि ये ले जाइए। अब पिताजी थोड़े वैचारिक भूमिका रखने वाले हैं। उनका मेरा भरोसा नहीं इस पे, तू जा कर। अब ये श्रद्धा मान जाता तो दुखी हुए। वे नहीं माने तो उन्होंने दोनों बेटों को लिया और दोनों बेटों के साथ जाके कागबोर्ड करके आया। अब ये झगड़ा पहुंचा विनोबा जी के पास। तो विनोबा जी पिताजी, माँ के पिताजी को बहुत अच्छे से जानते थे, संबंध था और यहाँ तो था ही था। तो विनोबा जी का श्राद्ध मुझे कहा है, श्राद्ध यानी श्रद्धा से किया हुआ कर्म। तेरी श्रद्धा क्या है, तू कर। इसकी श्रद्धा क्या है, ये कर। पिताजी वो कार्यकर्ता को ढूंढते और उनको मदद करते थे, ये उसका श्रद्धा कार्य। तेरे को ये दियो कर। धीरे धीरे माँ ने वो श्रद्धा कार्य छोड़ दिया, तर्पण कर दिया और वो भी इसी काम में लग गई। तो वो परंपरा इनको बुला के उनका काम का परिचय देते हैं और उस निमित्त से संपत्ति दान का भी जो संकल्प है वो पूरा करते हैं। संचय देते हैं, बोलते नहीं है, कारण दान के साथ अहंकार भी आता है। ये दान नहीं है, ये कृतज्ञता निधि है। जो तुम काम कर सकते हो तुम करने वो करना चाहिए। हम नहीं कर सकते, हम अदने हैं, हम जो कर सकते हैं कम से कम तुम्हारे पीछे खड़े रहें। और वो उसके काम के लिए नहीं देते हैं, तेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए देंगे। तेरे घर वाले तेरे को दोष भी देंगे पर तुझे काम आएगा। इसलिए आग्रह रहेगा कि तुम अपने जीवन की दिक्कतों के समय इसको उपयोग करो। और फिर इस परिवारों से आजन्म संबंध रखते हैं। जब दिक्कत हो तब उनके जब जाके मौके पे कैसे उपयोगी हो सकते हैं। बहुत सा हमारा मेडिकल का फील्ड है, मेरे घर में इतने सारे डॉक्टर्स आज, तो करीब करीब इन सबका हेल्थ इंश्योरेंस मेरा ही पास है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो आज इसमें बातें कही है, आपका अनुभव साझा किया है, आपके संस्कार साझे किए, शायद इनमें से जो भी आज इस फील्ड में है और कुछ करना चाहते हैं उनको दिशा मिल ही रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं, प्रसिद्धि में नहीं है, अपने अपने दीप जला बैठे हैं। इसीलिए अवतार रूप में नहीं आते हैं, पर मौका आएगा तब आग लगेगी। ये बात पक्की है। उनके व्यक्तिगत जीवन में दिखता है। और ऐसे लोगों को हम जब जाते हैं तब बुलाते हैं और हर साल वो 23 अक्टूबर के दिन श्राद्ध के निमित्त से इनके काम का परिचय समाज को करा देते हैं। जरूर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात। धन्यवाद। चलिए, ओके।